सो रेस्पिरेटरी एनक्लिक्स रिव्यू, हमारे पास डायफ्राम है जो कि काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रहा है हमारे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई से बाहर जाएगा, ऑक्सीजन एल्विलाई के अंदर आएगा। इसके बाद कुछ वॉल्यूम्स हैं, इस एल्विलाई के अंदर कुछ वॉल्यूम है। ओके, तो एक वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम जो कि 500 से लेकर 750 ml का होता है। एक है एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि 1.5 लीटर का है। एक है इंस्पिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि आपका डीप ब्रीथ इन करने पे 3 लीटर हो जाता है कंप्लीट, अगर मैं बात करूं। और एक होता है ओनली रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि आपका 1 लीटर का है। तो यहाँ पे कुछ 4 पैरामीटर्स हैं, बट आई नो अभी आपको समझ में नहीं आए होंगे, इन्हीं को हम डिस्कस करते हैं टाइडल वॉल्यूम्स के अंदर। सो गाइस, 4 लंग वॉल्यूम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नाम है? एक्सपिरेटरी, टाइडल, इंस्पिरेटरी रिजर्व एंड सॉरी रेजिडुअल एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके ओके, सो टोटल लंग कैपेसिटी कितने की होती है? 6 लीटर। 6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज द लंग कैपेसिटी। ओके, part of the lung that not participate in the gas exchange is the deep space। पूरे lungs में एक ऐसा एरिया है जो कि ब्रीदिंग के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है उसका। वो एक अलग से जगह है जहां पे हमारा इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का कोई रोल नहीं होता है। ओके, सो दैट इज द स्पेस एंड दैट स्पेस इज नोन एज डेड स्पेस। उस स्पेस को क्या बोला जाता है? डेड स्पेस बोला जाता है। ओके, सो नाउ लेट्स सी, हैव अ लुक। ये आपके सामने एक डायग्राम है, सो मैं आपको दिखा देती हूँ। सांस लिया, नॉर्मल ब्रीथ ले रहे हैं और फिर नॉर्मल ब्रीथ लेते जा रहे हैं। ये जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, सांस लेना छोड़ना लेना छोड़ना, इसे बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम। ये टोटल होता है 500 ml का, टाइडल वॉल्यूम 500 ml। क्लियर एवरीवन? टाइडल वॉल्यूम परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट वी हैव, बहुत ही ज्यादा लंबा ब्रीथ लेना। ओके, सो दिस इज नोन एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये है 3000 ml, यानी कि 3 लीटर का। ओके, सो दैट इज 3000, लगभग 3000 ml के आसपास है। 3 लीटर O2 आप ले रहे हो, बट कैसे ले रहे हो? जोर से इंस्पायर कर रहे हो, जैसे हम ओम बिलोम करते हैं ना, ओम बिलोम, आई थिंक सो, कुछ ऐसा ही होता है। तो वो जो हम डीप ब्रीथ ले रहे हैं, दैट इंस्पिरेशन जो डीपली ली गई है, पूरा जोर लगा के जो हमने इंस्पायर किया है, दैट इज 3 लीटर। ओके, नाउ तो नॉर्मल ब्रीथ क्या? एक्सपिरेशन करना, वो भी पूरा जोर लगा के। सो इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन देन एक्सपिरेशन, दिस इज नोन एज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, सो दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और अब क्या बचा हमारे पास? सो गाइस, हमारा सांस लेने वाले जो फैक्टर्स हैं वो ऊपर की तरफ है, और जो सांस छोड़ने वाले फैक्टर्स हैं वो नीचे की तरफ है। ठीक है, सांस लेना टाइडल वॉल्यूम, then after we have inspiratory reserve volume। okay, so inspiratory reserve volume plus tidal volume, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, okay, तो it will be become your inspiratory capacity। inspiratory capacity आप देख सकते हैं यहाँ पे, inspiratory capacity किसे बोला जाता है? tidal volume plus inspiratory reserve volume is known as inspiratory capacity। तो inspiratory capacity में कितना बन जाएगा? 3500। कैसे कैसे बना? 500 बना टाइडल वॉल्यूम और 3000 बना इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। राइट, सही बोल रही हूँ ना मैं रंजना? परफेक्ट। तो टाइडल वॉल्यूम आपका बन जाता है, टाइडल वॉल्यूम बन जाता है 500 और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बन जाता है 3000। टोटल क्या बन जाता है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी 3500 की। आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो ये था हमारा इंस्पिरेटरी का सिस्टम, ये था इंस्पिरेटरी वाला। ओके, सो दिस वाज योर इंस्पिरेटरी मेन थिंग, इंस्पिरेटरी वाला। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब बात करते हैं एक्सपिरेटरी की। सो गाइस, अगर मैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, इन सबको ऐड कर दूं, इन सबको, तो इसे बोला जाता है यहाँ तक
इसे बोला जाता है वाइटल लंग कैपेसिटी, वाइटल लंग कैपेसिटी VLC। ओके, सो दिस इज नोन एज वाइटल लंग कैपेसिटी। आई होप इट इज क्लियर। सो ये बन जाती है आपकी वाइटल लंग कैपेसिटी। तो हमने अभी क्या क्या बोला, हमने कहा वाइटल कैपेसिटी दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नोन एज वाइटल लंग कैपेसिटी। कितनी बन जाएगी, 3500 और 1500 क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टोटल हो जाता है 5000 लीटर, सॉरी 5000 ml, यानी 5 लीटर। नेक्स्ट इंस्पिरेटरी दैट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नोन एज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम इज 3500 ml। फिर आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब ये क्या है, सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वॉल्यूम देख रहे हो आप नीचे, यानी कि सांस जोर से ली, सांस जोर से छोड़ दी, छोड़ने के बावजूद भी अगर कुछ मात्रा में एयर आपके एल्वोलाइज में प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या मतलब, क्या बोलने का, कि सांस लेने के बाद सांस छोड़ दिया, सांस छोड़ने के बावजूद भी आपके एल्वोलाइज में थोड़ी सी मात्रा का भी अगर एयर पाया जा रहा है, दैट इज योर रेजिडुअल वॉल्यूम। सो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है आपका, वाइटल कैपेसिटी रेजिडुअल वॉल्यूम दैट इज द 1 लीटर। कितना होता है, 1 लीटर। बट फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी क्या होती है, कि आप जब कैपेसिटी बोलते हो ना तो आप जोड़ देते हैं चीजों को, जब कैपेसिटी टर्म आ जाता है तो रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों को प्लस कर देंगे 2.5 लीटर। तो ये क्या बन जाता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC। ओके, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, सॉरी C, FRV भी होता है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, तो इन्हें हम थोड़ी देर में देखेंगे अभी। तो इज इट क्लियर, परफेक्ट। अब बचा लास्ट लंग कैपेसिटी। मैंने बोल दिया सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, यानी कि आप इंस्पिरेटरी को जोड़ दो, टाइडल को जोड़ दो, एक्सपिरेटरी को जोड़ दो, रेजिडुअल को जोड़ दो, सबको जोड़ दो, 6 लीटर आपके पास बनकर आ जाएगा। इज इट क्लियर, परफेक्ट। नाउ लेट्स सी, ये क्या है मेरे पास, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि क्या होता है, दिस वन। और ये क्या है, टाइडल वॉल्यूम। ये क्या है, टाइडल वॉल्यूम, ये पूरा टाइडल वॉल्यूम है। फिर व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, और ये क्या आपका रेजिडुअल वॉल्यूम, जो बच गया वो क्या आ जाएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद आ जाता है हमारे पास दिस इज कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। कौन कौन ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी किसको बोलोगे, जब आप इसको भी जोड़ दोगे, एक्सपिरेटरी को भी जोड़ दोगे, परफेक्ट, और टोटल मतलब सारा ही जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। नाउ गाइस फिर से देखो दोबारा एक बार, आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम कितना है, 500, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, 3000, एक्सपिरेटरी कितना है, 1100, रेजिडुअल कितना है, 1200। तो भाई जब टाइडल वॉल्यूम, अच्छा चलो बताओ, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी किसको बोलेंगे, जब हम किसको जोड़ लेंगे, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी, वेरी गुड। तो क्या बन जाती है, IC, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी किस किसको जोड़ के बनेगा, रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी, रेजिडुअल वॉल्यूम, वेरी गुड। वाइटल कैपेसिटी किसको बोलेंगे, वेरी गुड, नहीं रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं, ओनली 3 चीजें आपका, इंस्पिरेटरी, टाइडल एंड एक्सपिरेटरी, क्योंकि जब आप रेजिडुअल भी ऐड कर दोगे तो वो बन जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी बन जाएगी। एवरीवन, इज इट क्लियर, परफेक्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। हमने रेस्पिरेटरी का चैप्टर पढ़ा, वहां पर हमने बोला कि PFT टेस्ट करवा सकते हैं, स्पूटम कल्चर, एक्सरे, PFT टेस्ट भी करवा सकते हैं। तो गाइस ये PFT टेस्ट का रोल क्या है, PFT टेस्ट सेम इन्हीं वॉल्यूम्स के साथ हम प्ले कर रहे हैं, इन्हीं वॉल्यूम्स को असेस कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे जो वॉल्यूम्स होते हैं, डेयर जिससे आपको मेल आती है ना एवरी टाइम, जहां जिस आपराध से आपको पता लगता है, जिस मेल आती है जो, उसी मेल पे रिप्लाई करना होता है, सेम मेल। ऑल राइट, PFT, so guys PFT is pulmonary function test. This is basically pulmonary functions
टाइडल वॉल्यूम कितना है, ये कितना है, वो कितना है, वॉल्यूम्स, राइट। तो अलग से हमारे पास लैब होती है जहाँ पे पीएफटी करवाया जाता है। ओके, ये बेसिकली पूरी की पूरी रेस्पिरेटरी को हमने दो पार्ट्स में पढ़ा, रिस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव, राइट। दोनों हमने दोनों दो पार्ट्स में पढ़ा रेस्पिरेटरी को। रिस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव, जो ऑब्स्ट्रक्शन वाला पार्ट है, ये पता लगाता है कि कौन की ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर है या इंस्पिरेटरी डिसऑर्डर है या रेजिस्टेंस का डिसऑर्डर है। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव थिंग्स। ओके, सो सीओपीडी क्या है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव। अस्थमा क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, एक रिस्ट्रिक्टिव। तो इस प्रकार से पता लगाने का काम कौन करता है, पीएफटी करता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। होगा क्या, जो बीमारी ऑब्स्ट्रक्टिव होगी, ऑब्स्ट्रक्शन डिसीज होगी, या जो बीमारी रिस्ट्रिक्टिव डिसीज होगी, तो टाइडल जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है रिस्ट्रिक्टिव में, क्योंकि आप सांस ही नहीं ले पा रहे प्रॉपरली, ब्रीद इन नहीं कर पाते हो आप, राइट। और ऑब्स्ट्रक्टिव में ब्रीद आउट नहीं कर पाते हैं, राइट। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि सांस पूरी छोड़ ही नहीं पा रहे हो आप। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। जबकि यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, कम है, क्योंकि आप सांस ले नहीं पा रहे, सांस छोड़ तो आप पा रहे हो, बस आप सांस ले नहीं पा रहे हो। तो इसीलिए ये जो वॉल्यूम्स होते हैं ये मदद करते हैं हमें पता लगाने में that whether patient is suffering from restrictive disease or obstructive disease. Okay, so guys, आप आपको ये लर्न करना है कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज के अंदर रेजिड्यू वॉल्यूम बढ़ जाता है, रेजिड्यू वॉल्यूम बढ़ जाता है, एक्सपिरेटरी बढ़ जाता है। ओके, और क्योंकि आप सांस क्या नहीं कर पा रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, तो ये सब कंटेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा सांस छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन ये सब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, क्योंकि अब सांस छोड़ नहीं पा रहे, सांस तो आप ले पा रहे हो, लेकिन वो छोड़ने की वजह, ना छोड़ पाने की वजह से आपके लंग क्या कर जाते हैं, एक्सपैंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से आप ब्रीथ नहीं कर पाते हो। ओके, सो टाइडल वॉल्यूम कम हो जाएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कम हो जाएगा। ओके, नो अबव दैट। नाउ जबकि इस केस में क्या है, रिस्ट्रिक्टिव के केस में क्या, टाइडल वॉल्यूम कम हो गया, क्योंकि आप सांस ही नहीं ले पा रहे, सांस छोड़ तो पा रहे हो लेकिन सांस ले नहीं पा रहे हो। तो ये प्रॉब्लम आपको जो है वो देखने को मिलेगी। ओके, तो ध्यान रखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट अब आता है फोर्स स्पायरोमेट्री। गाइस, इसमें आपको बस एक ही पॉइंट याद रखना है, दैट इज द टर्मिनोलॉजी FEV। ये याद रखना है बस आपको, FEV होता क्या है, जब हम जोर से सांस ले रहे हैं, जोर से सांस छोड़ रहे हैं, फोर्सफुली, तो आप क्या करते हो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे FEV एक्सपिरेटरी जो वॉल्यूम है आपका, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, और FVC जो आपकी वाइटल कैपेसिटी है, कौन सी वाली, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। ओके, तो जो आपकी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है, ठीक है, ओके ओके, सो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है आपकी FVC और FEV, ये दोनों क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं प्रॉब्लम डिसऑर्डर्स के अंदर। हो क्या रहा है, लेट मी टेल यू, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज एंड रिस्ट्रिक्टिव डिसीज, कह रहा है कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज के अंदर आपका जो रेशियो है वो 70 से कम हो जाता है, और रिस्ट्रिक्टिव में आपका रेशियो 70 से बढ़ जाता है। अब ये रेशियो क्या है, FEV1, एक सेकंड के अंदर आप कितना ज्यादा क्विकली फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हो, एक सेकंड में एक्सहेल कर रहे हो, कितना फोर्सफुली एक्सहेल कर पा रहे हो। हम फूंक मारते ना, सो दैट एक्सपिरेशन जो आप फोर्सफुली अच्छे से कर पा रहे हैं, कितनी फास्ट आप एक सेकंड के अंदर कर पा रहे हैं, उसे बोला जाता है FEV1। और जब आप एक मैक्सिमम इनहेलेशन के बाद, द अमाउंट ऑफ एयर दैट यू क्विकली फोर्सफुली एक्सहेल आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन, जैसे ओके, एंड नाउ द अमाउंट ऑफ एयर दैट यू क्विकली फोर्सफुली एक्सहेल, तो क्विकली जो आप निकालते हैं दैट इज FEV1, और जो इनहेल करने के बाद आप एक्सहेल करते हो दैट इज FVC। ओके, और इन्हीं दोनों की जो डिवीजन होती है दैट इज बेसिकली योर FVC रेशियो। ये 70% से कम मिलेगी आपको ऑब्स्ट्रक्टिव वाले में,
और ज्यादा मिलेगी रिस्ट्रिक्टेड वाले में। क्यों रंजना? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव वाले में हम क्या नहीं कर पाते, सांस छोड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए जो FEC और FVC जो आपका रेशियो होगा वो कितना होगा, लेस देन 70%। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस दीक्षा, क्लियर? यस एवरीवन, परफेक्ट, ऑलराइट। तो आप यहाँ ग्राफ भी देख सकते हो। FEV1 है, 1 सेकंड के अंदर कितना किया और वक्त के साथ कितना कर रहा है, सो डिफिकल्ट टाइम विद एक्सेलेरेशन FEV क्या है, प्रॉब्लम में है। फोर्स वाइटल कैपेसिटी FVC। नाउ गाइस लेट्स फास्टली टॉक अबाउट चेस्ट ट्यूब्स। पर्पस है अ ट्यूब इंसर्टेड इन द प्लूरल स्पेस टू रिमूव द एयर और द फ्लूइड and to help lung re-expand, or a tube inserted in the mediastinum space place under the sternum to drain fluid। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी चेस्ट है, यहाँ पे ट्यूब डाली गई है, चेस्ट ट्यूब डाली गई है। रीजन फॉर द चेस्ट ट्यूब मे बी न्यूमोथोरैक्स, मे बी प्लूरल इफ्यूजन यानी फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना, फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी, हिमोथोरैक्स ब्लड का एंटर हो जाना प्लूरल स्पेस में किसी बीमारी की वजह से या क्लॉट की वजह से, या फिर एम्फाइमा। गाइस एम्फाइमा होता है इन्फेक्शन द प्लूरल स्पेस, एम्फाइसीमा COPD, एम्फाइमा इन्फेक्शन इन द प्लूरल स्पेस। काइलोथोरैक्स होता है काइल इकट्ठा होना, यानी ब्लडी फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस, लिम्फेटिक फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस, कार्डियो सर्जरी। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये हमारे ICU का लुक है बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूरिनरी बैग कनेक्ट है, और ये जो ट्यूब आ रही है ना, ये वाली ट्यूब, ये आ रही है चेस्ट से, चेस्ट में लगी पड़ी है ये ट्यूब। ओके, सो ये जो ट्यूब है ये चेस्ट में इंसर्टेड है, ये ट्यूब यहाँ से आ रही है और ये किस में जा रही है, वाटर सील ड्रेनेज में जा रही है। दिस इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। इस ड्रेन के अंदर जाती है। ये आप देख पा रहे हैं कैप, ये देख पा रहे हो आप? कोई मुझे बता सकता है इसका यूज क्या है, इस सेकंड वाली पाइप का, इस वाली का? एनीवन? नहीं, ये है बेसिकली सक्शन ट्यूब, इसके साथ हम कनेक्ट करने वाले हैं सक्शन। तो सक्शन ऊपर कहीं मशीन लगी पड़ी है और यहाँ कनेक्ट होगा। तो अब ये सक्शन क्या करेगा, इस पानी में एयर को लीक नहीं होने देगा इसके अंदर, ये जो सक्शन है, ठीक है। ओके, नाउ यू कैन सी हियर वेंटिलेटर ऑपोजिट, इंस्पिरेशन पे इंक्रीज करेंगे, एक्सपिरेशन में डिक्रीज। इसका जो आप देख सकते हो जो हाइट होगा, इसका जो हाइट है, जब आप सांस लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ओके, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। इसे बोलते हैं वेट ड्रेन। ऐसा ड्राई भी होता है जिसमें बिल्कुल पानी नहीं डालते हैं। ये नॉर्मल वाटर हम डालते हैं 100 ml NS डालते हैं हम पेशेंट के ड्रेन के अंदर, फिर हम कनेक्ट करते हैं। 400 cc पर आवरली ड्रेन कलेक्शन चैम्बर में आ सकता है। वाटर सील चैम्बर है ये ट्यूब जो मैंने बोला ना, ये वाली जो ट्यूब ऊपर की तरफ जा रही है, ये यही ट्यूब है जिसकी छाती में जा रही है, ओके। एंड वाटर सील टू अलाउ द एयर टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्लूरल स्पेस, प्रिवेंटिंग फ्रॉम द एयर आउटसाइड। ये 16 फ्रेंच की ट्यूब है। इसी प्रकार से 16 से लेकर 24 फ्रेंच तक ट्यूब्स होती है अलग अलग प्रकार की। तो अलग अलग प्रकार के जो ट्यूब्स होते हैं यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, ठीक है, ओके। व्हाट इफ वाटर डज नॉट फ्लक्चुएट? अगर पानी फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ब्लॉकेज है, किसी प्रकार की ब्लॉकेज है। लीक का कैसे पता चलता है? अगर एक्सेसिव बबलिंग होती है तो इसका मतलब है लीक है, या फिर इंटरमीडिएट सम टाइम हो रहा है तो नॉर्मल है, बट कई बार बीच बीच में इंटरमीडिएट बबलिंग हो रही है तो न्यूमोथोरैक्स भी रिप्रेजेंट करता है। चेस्ट ट्यूब डिसलॉज हो जाए तो क्या करना है? चेस्ट ट्यूब अगर डिसलॉज हो जाती है, ओके, तो आप उसको क्या करेंगे, गॉज पीस लगाएंगे। डिसलॉज इसे बोलते हैं, अगर यहाँ से निकल जाए, अगर यहाँ से ट्यूब निकल जाएगी तो क्या करोगे आप, यहाँ पे गॉज पीस लगा दोगे, दैट इज कॉल्ड डिसलॉज। लेकिन डिस्कनेक्ट किसे बोलते हैं? जब वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाए, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाए, यहाँ से कर, तब आप क्या करेंगे, एक कटोरी में लेकर इस ट्यूब को डाल देंगे। नेक्स्ट वी हैव सिस्टम लीक करता है तो कैसे पता लगे? कॉन्टिन्यूस बबलिंग होगी, ओके। 1 इंच वाटर आपको देखने को मिल रहा है, फ्लक्चुएट, कंटिन्यू फ्लक्चुएट कर रहा है। मिल्किंग स्ट्रिपिंग कभी भी नहीं करते हैं क्योंकि इससे थोरेसिक प्रेशर बढ़ता है, तो हम लोग मिल्किंग नहीं करते हैं। व्हाट इज मिल्किंग?
दो पेन है हमारे पास, चेस्ट की ट्यूब है, और हम उन दोनों पेन से उसको पिचकाकर खींच रहे हैं ताकि वो जो क्लॉट व्लॉट जमे है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो कह रहा है मिल्किंग नहीं करनी चाहिए, उससे थोरेसिक प्रेशर जो है वो बढ़ता है, इसलिए अवॉइड कीजिए। क्लैंप भी नहीं करना चाहिए ज्यादा लंबे समय तक, उससे भी हवा या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। रिमूवल कैसे करना है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। हम पेशेंट को वल्सावा मैन्युअर बोलते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चंस में पढ़ा ही होगा वल्सावा मैन्युअर के, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें देखे, आपको भी मिले होंगे। हम क्या कहते हैं, फोर्स नहीं लगाना, ऐसा ऐसा जोर नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ पे हमें वल्सावा चाहिए है। तो हम पेशेंट को बोलते हैं आप क्या करिए, डीप ब्रीथ कीजिए, डीप ब्रीथ, होल्ड, होल्ड, ओके, बेयरिंग डाउन एफर्ट्स ड्यूरिंग रिमूवल। तो हमें क्या, इनहेल किया और होल्ड, तो इससे क्या होगा, वो सील बन जाएगी छाती के अंदर और हम आराम से खींच सकते हैं, तो कोई एयर अंदर बाहर नहीं होगी। अगर आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो और ट्यूब खींच रहे हो, एयर लीक होने के चांसेस, लेकिन जब आप ऐसा करते हो तो आप ना तो सांस ले रहे हैं ना तो सांस छोड़ रहे हैं, आप एक सील डेवलप कर रहे हैं चेस्ट के अंदर। तो उसी को हमने पेशेंट को बोलना है कि आपका जो वल्सावा मैनुअर है वो मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा जो ये क्वेश्चंस है न्यूमोथोरैक्स, चेस्ट थ्योरैक्स वाले, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आपको ये आज शाम को सॉल्व करने हैं, आंसर की भी आपको